हे गाइस, वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी। मैं इरशाद अली। पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 1 आप देख रहे हैं, जिसमें डिस्कस करेंगे पर्यावरण पर आधारित स्टैटिक क्वेश्चंस को और पर्यावरण पर आधारित जो साल 2020 में करंट अफेयर्स बने हैं, इन दोनों को कंबाइंडली एक साथ डिस्कस करते चलेंगे। ये सारे क्वेश्चंस आपके अपकमिंग एग्जाम जिसमें यूपी पीसीएस खंड शिक्षा अधिकारी आर लेखपाल के लिए बेहद खास हैं। देखिए, इन्वायरमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। आजकल के जो गवर्नमेंट के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, इसके क्वेश्चंस डेफिनेटली आते हैं। शुरुआत करते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आज का पहला सवाल देखिए, जून 2020 में येल और कोलंबिया विश्वविद्यालय की ओर से संयुक्त रूप से जारी पर्यावरण निष्पादन सूचकांक, इसे आप पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक भी कहते हैं, या इंग्लिश में इन्वायरमेंट परफॉर्मिंग इंडेक्स या ईपीआई। तो इन्वायरमेंट परफॉर्मिंग इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें देखिए, अगर हम इसकी बात करें इस पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक की, इसको येल यूनिवर्सिटी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के दो सेंटर हैं। इसमें येल यूनिवर्सिटी का सेंटर है, उसका नाम है सेंटर फॉर इन्वायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी, ये येल यूनिवर्सिटी का सेंटर है। और दूसरा कोलंबिया जो विश्वविद्यालय है, कोलंबिया विश्वविद्यालय का एक सेंटर है जिसका नाम है सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क। इन दोनों की ये कंबाइंडली पहल है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, जिसे हम कहते हैं ईपीआई, को विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF, इसके सहयोग से तैयार किया जाता है। अब इसमें पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में विश्व के बहुत सारे देशों को जो है इनके पिछले रिकॉर्ड्स को देखा जाता है, और इसमें 32 फैक्टर को शामिल करते हुए किसी भी देश के जिसमें जैव विविधता शामिल है, वहाँ की पारिस्थितिकी सेवाएं किस तरह की, वायु गुणवत्ता किसी देश की कैसी है, स्वच्छता और वहाँ का पेयजल कैसा है, जल संसाधन कैसा है, जलवायु परिवर्तन में क्या बदलाव है या क्या इफेक्ट है देश के ऊपर, प्रदूषण है उसका उत्सर्जन कितना है उस देश से, कृषि में क्या जो है एक तरीके से परफॉर्मेंस है, ये सारे के सारे फैक्टर शामिल करके ये परफॉर्मेंस इंडेक्स तैयार की जाती है। इसमें अगर भारत का स्थान पूछा है तो भारत की रैंकिंग कुल 180 देशों में भारत की रैंकिंग 168 है। तो भारत निचले स्थानों में आता है यहाँ इस रैंकिंग में। अगर हम फर्स्ट पोजीशन की बात करें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें एक तो फर्स्ट पोजीशन वाले को भी पूछ सकता है, तो इसमें पहली पोजीशन पर है डेनमार्क कंट्री को रैंक 1 मिली है इसमें, ये फर्स्ट पोजीशन पर है। और सेकंड पर है लग्जमबर्ग। और अगर आपसे पूछ ले अमेरिका इस रैंकिंग में कौन सी पोजीशन पर है, तो अमेरिका इसमें USA 24वीं रैंक है इसकी। अगर चाइना को पूछे, चाइना इसमें 120वीं रैंक पर है। तो ये रैंक भी आपको याद रखनी है। अगर आपको 180 पोजीशन पर पूछे तो 180 पोजीशन पर है लाइबेरिया। तो इनको आपको सभी की रैंकिंग याद रखनी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भारत को इसमें अगर इससे पहले बात करें 2018 EPI 2018, क्योंकि ये द्विवार्षिक है, 2 वर्ष में एक बार आने वाली रिपोर्ट है, ये इंडेक्स है। तो इसमें जो भारत को 2018 में जो पोजीशन मिली थी वो 177 रैंक थी, और इस साल भारत को मिली है 168 रैंक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको याद रखने। इसी के साथ अब और एडिशनल करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे हम। आइए अब एडिशनल जो करंट अफेयर्स हैं जो कि इन्वायरमेंट से संबंधित है उनको देख लेते हैं। जैसे कि अगर दिसंबर की बात करें 2019 की, एक क्वेश्चन बन सकता है आपसे, वर्ल्ड सॉइल डे या विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? तो स्टैटिक क्वेश्चन में है ये। 5 दिसंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड सॉइल डे या विश्व मृदा दिवस। और अगर लेटेस्ट वाले की बात करें तो लेटेस्ट हमारे सामने जो है 2019 का विश्व मृदा दिवस मनाया गया है। इसका थीम आपसे पूछ सकता है, तो इसका थीम ये नहीं है, इसका थीम आप याद रखिएगा, मृदा का कटाव बंद करें। इसका जो थीम है मृदा का कटाव बंद करें, और इसके साथ है हमारे भविष्य को बचाओ। मृदा का कटाव बंद करो और हमारे भविष्य को बचाओ, स्टॉप सॉइल इरोजन एंड सेव अवर फ्यूचर, ये इसका थीम है। इसी के साथ में बन सकता है एक और क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस, जो कि 11 दिसंबर को मनाया जाता है। और इसका जो 2019 में जो मनाया गया है, इसका थीम क्या था? माउंटेन मैटर फॉर यूथ, ये अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस या इंटरनेशनल माउंटेन्स डे, जो कि 11 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, इसका थीम था। ये भी याद रखेंगे। अब बात करेंगे COP25 की। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। COP25, कोप का फुल फॉर्म है तो होता है, देखिए, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। जी हाँ, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इसका फुल फॉर्म होगा।
एक नाम आपने सुना होगा, इसका नाम है UNFCCC। UNF इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसको आप UNFCCC इसके नाम से जानते हैं। अब इसमें एक शीर्ष निकाय होता है जिसे हम कहते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज या कोप। तो कोप का जो 25वां सत्र था इसका आयोजन किया गया 2 से 13 दिसंबर के बीच में, 2019 वाले की बात चल रही है यहाँ पर। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया, तो ये पूछ सकता है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में इसका आयोजन किया गया है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। और जो नेक्स्ट है अभी अगले वाले के लिए अगर बात करें 2020 में इसका आयोजन कहाँ होगा, COP 26 का। तो COP 26 का आयोजन 1 अप्रैल 2020 को संयुक्त राष्ट्र ने घोषणा की थी कि नवंबर 2020 में ग्लासगो कहाँ पर है, यूनाइटेड किंगडम में है, यूके में है। इसको ये यूके में 2020 का जो COP 26 है वो ग्लासगो यूके में होने वाला था, लेकिन इसको पोस्टपोन कर दिया है। ये 2020 में नहीं होगा, ये 2021 में अब जाकर के होगा। तो इसका होस्ट कंट्री कौन था, यूके, या फिर आप यूके में कहाँ पर इसको आयोजित किया जाने वाला था, ग्लासगो में। तो दोनों क्वेश्चन का आंसर कर सके, चाहे ये पूछे आपसे चाहे ये पूछे। और इसका ग्लासगो के साथ में इसका जो इटली कंट्री है इसका सहयोगी पार्टनर रहेगा इसके साथ में। अब नेक्स्ट देखिए बात करेंगे एशियाई शेर या एशियाटिक लायन की। ये जो है दुनिया की आखिरी स्वतंत्र आबादी इसकी बची हुई है, और इसकी आबादी में या इसकी पॉपुलेशन में जो है अभी वृद्धि देखने को मिली है। तो भारत सरकार की अगर हम बात करें एशियाटिक लायन को लेकर के क्या योजनाएं आई थी, तो भारत सरकार का जो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी देखते हैं, ठीक है। इसको जो है इसके अंतर्गत यानी मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इसने जो है एशियाटिक शेर या एशियाई शेर हैं, दुनिया की आखिरी स्वतंत्र आबादी, इसको बचाने के लिए, इसके पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा के लिए एक परियोजना लेकर आई थी भारत सरकार इस मंत्रालय के थ्रू, एशियाई शेर संरक्षण परियोजना। एशियाई शेर, इसको याद रखेंगे, एशियाई शेर संरक्षण परियोजना, एशियाटिक लायन कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। अब ये प्रोजेक्ट कब से कब तक है इसको भी याद रखेंगे, इसकी डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 2018 से लेकर के 2021 तक ये परियोजना जो है, इस परियोजना को मंजूरी इन 3 वर्षों के लिए मिली है। अब इसमें अगर हम बात करें अभी फ़िलहाल क्या स्टेटस है इन एशियाई शेरों का भारत में, तो इसमें भारत की अगर हम बात कर रहे हैं तो गुजरात में आपने एक नाम सुना होगा, गिर जो गिर के जो जंगल है ना, गिर एक जगह है गुजरात में, यहीं पर जो है साल 2015 में जो सेंसस की सबसे ज़्यादा एशियाटिक लायन वहीं पाए जाते हैं, गुजरात के गिर में। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है बार बार। तो 2015 में जब इनकी जनगणना की गई थी तो उसमें जो है इन एशियाटिक लायन की संख्या 523 थी। लेकिन अगर नवीनतम आंकड़ों की बात करें, 11 जून का डेटा है नया वाला, बिल्कुल जो 11 जून है अभी, 11 जून 2020 का, तो ये संख्या बढ़कर के 674 हो गई 2020 में। तो एशियाटिक लायन भारत में अब 523, जो कि पिछली जनगणना थी 2015 वाली, उससे बढ़कर के कितनी 674 एशियाटिक लायन हो गए हैं अब गिर वाले क्षेत्र में। तो वर्तमान में जो गुजरात है, गुजरात में गिर जो है, यहाँ पर 674 एशियाई शेर हैं। इसमें जो है ये आपको डेटा दोनों याद रखने हैं। और इसमें अगर आप देखें कितने परसेंट की वृद्धि दर्ज की गई है, तो आप ये भी याद रखिएगा 29% की वृद्धि इसमें पाई गई है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको याद रखने हैं। अब अगर एशियाटिक लायन की बात करें, इसका आपको एक जो साइंटिफिक नेम है, ये वैज्ञानिक नाम है, ये भी पूछ सकता है। इसको बोलते हैं पैंथरा लियोपर्सिका, इसको बोलते हैं हम पैंथरा लियोपर्सिका, एशियाई शेर का वैज्ञानिक नाम है ये। अब देखिए जो गिर के जंगल हैं और जूनागढ़ वाला, अमरेली वाला, भावनगर वाले जिलों में ये जो है ये संरक्षित एरिया हैं एशियाटिक लायन के लिए, है ना। तो गुजरात में जो गिर वाले एरिया है वहीं पर एशियाटिक लायन का निवास है। अब इसमें एशियाटिक जो लायन है इसको भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, जो कि 1972 में आया था, इसकी अनुसूची 1 में रखा गया है। इसकी अनुसूची 1 में इसको रखा गया, ये भी याद रखेंगे। और अब बात करते हैं IUCN की जो रेड लिस्ट आती है, IUCN की रेड लिस्ट में इसको संकटग्रस्त जीवों की सूची में रखा गया है। संकटग्रस्त सूची को इंग्लिश में बोलते हैं इंडेंजर्ड स्पीशीज में रखा गया है। इंडेंजर्ड स्पीशीज में शामिल किया गया एशियाटिक लायन को। देखिए लेटेस्ट डेटा है और ये करंट अफेयर्स हैं इन्वायरमेंट के, जो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करने हैं। तो ये हो गया आपका यहाँ तक एशियाटिक लायन के बारे में। और अब बात करते हैं नए करंट अफेयर्स की, जो कि किसका है, इन्वायरमेंट का ही है।
7 जनवरी 2020 को अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन ने 2019 के लिए स्टेट ऑफ क्लाइमेट रिपोर्ट जारी की थी। इसको भी याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन ने स्टेट ऑफ क्लाइमेट रिपोर्ट जारी की। अब इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है यहाँ पर, आप देखिए। इस रिपोर्ट के मुताबिक जो 2019 में जलवायु परिवर्तन के कारण भारत में 1659 मौतें हुई हैं। ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। और जलवायु परिवर्तन के कारण सबसे ज़्यादा जो मृत्यु हुई हैं भारत में, वो बिहार में हुई हैं, 650 मृत्यु हुई हैं। और इस रिपोर्ट में ही ये बताया गया है कि 1901 के बाद में 2019 सबसे गर्म वर्ष रहा है। ये भी आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इनको मार्क कर लीजिएगा। आइए नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 2 है। देखिए, इससे पहले हमने एक ही क्वेश्चन डिस्कस किया, लेकिन उसके साथ हमने 10 से 11 क्वेश्चन भी डिस्कस किए हैं। ऐसे ही इस क्वेश्चन के साथ इस इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, जिसे आप कहते हैं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्से पर वन आच्छादित यानी फॉरेस्ट कवर है। देखिए, ये लेटेस्ट रिपोर्ट है, ये लेटेस्ट रिपोर्ट है भारत की, जो वन स्थिति को बताती है। अब इस रिपोर्ट से संबंधित कुछ क्वेश्चंस एडिशनल पूछ लेता है, वो भी आपके रिवाइज करा देते हैं। ये एक द्विवार्षिक रिपोर्ट है, यानी हर 2 साल में एक बार प्रकाशित की जाती है। इससे पहले ये रिपोर्ट 2017 में आई थी और ये अगली रिपोर्ट 2021 में आएगी। अब इसको जारी कौन करता है? इसको जारी करता है भारतीय वन सर्वेक्षण, जिसे आप कहते हैं फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा इसको प्रकाशित किया जाता है। इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछ लेता है एफएसआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में कहाँ? देहरादून में है। तो ये एडिशनल फैक्ट है आपके लिए, इसको याद रखना है। इसकी पहली रिपोर्ट आई थी साल 1987 में। इसने अपनी फर्स्ट रिपोर्ट प्रकाशित की थी एफएसआई ने। और अभी जो ये 2019 की रिपोर्ट है, ये 16th यानी 16वीं रिपोर्ट है। ये आप याद रखेंगे बहुत अच्छे से। और इस रिपोर्ट के अनुसार देखिए, ISFR यानी इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 की जो 16वीं रिपोर्ट है, इसको केंद्रीय मंत्री जो है, पर्यावरण मंत्री कौन है? प्रकाश जावड़ेकर हैं। इन्होंने इसको जारी किया था। अगर आप देखें ओवरऑल भारत में राष्ट्रीय वन नीति जो आई थी, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988, उसके अनुसार भारत का जो कुल भौगोलिक एरिया है, उस कुल भौगोलिक एरिया का 33% एरिया पर जो है क्या होना चाहिए? वन होने चाहिए, जंगल होने चाहिए, पेड़ पौधे वृक्ष होने चाहिए, या 1/3। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा हुआ ही है। अब इसकी बात करते हैं 2019 की रिपोर्ट की। अब इसमें एडिशनल क्वेश्चंस बहुत ध्यान से सुनते चलिएगा। तो इसमें पूछा गया है 2019 की रिपोर्ट के अनुसार भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में कितना फॉरेस्ट कवर है, यानी वन आच्छादित कितना है। इसको डिटेल में आपको पढ़ना है। इस इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट बहुत डिटेलिंग किया है हमने इसका। तो ज्योग्राफी का जो कोर्स है हमारा, उसमें देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं, या आप लोगों ने पहले देख भी चुके हैं इसको। तो इसमें अगर हम बात करें कुल भौगोलिक क्षेत्रफल, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वनावरण में कितना प्रतिशत फॉरेस्ट कवर है, ये 21.67%। ये क्या है? वनावरण है। इसको अगर आप बोले वर्ग किलोमीटर में, तो ये बैठेगा टोटल 7,12,249 स्क्वायर किलोमीटर। ये इसके इक्वल है, आपको ऐसे फिगर में भी दे सकता है। और अगर आपसे पूछे देश में कुल वन और वृक्षों से आच्छादित कुल क्षेत्रफल, ये तो खाली फॉरेस्ट कवर है, वन आच्छादित है या वन आवरण है ये भारत में। अगर वन के साथ में ट्री प्लस फॉरेस्ट कवर पूछता है, ट्री प्लस फॉरेस्ट कवर यानी वन आवरण और वृक्ष आवरण दोनों को कंबाइंडली पूछता है, तो ये संख्या आप जान रहे हैं 24.56%। तो ये ज़्यादा होगा डेफिनेटली, क्योंकि ट्री भी इसमें शामिल किए गए। तो 24.56% होगा ट्री और क्या होगा? ये फॉरेस्ट कवर, दोनों को एक साथ मिला करके। अगर खाली आपसे पूछता है फॉरेस्ट कवर, तो रहेगा कितना? 21.67%। अब बात करते हैं, चलिए, तो इसमें अगर आपसे पूछे कि वनों से आच्छादित क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई है, जो वन वाले क्षेत्र में कितनी वृद्धि हुई है, ये भी आपको याद रखना है। वन आच्छादित क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है 0.56%। और ये बराबर होता है किसके? 3,976 वर्ग किलोमीटर एरिया के। ये भी याद रखना है। अब वृक्षों से आच्छादित जो ट्री कवर है, कितना परसेंट बढ़ा है? पिछली दो साल पहले जो रिपोर्ट आई थी, वो आई थी 1212 किलोमीटर, यानी 1.29%। ये बढ़ा है किसका? ये है ट्री वाला है, और ये है फॉरेस्ट यानी वन वाला। इतना इंक्रीमेंट हुआ है। अगर टोटल में आप देखें वनावरण और वृक्षावरण क्षेत्रफल में वृद्धि दोनों के एक साथ देखें तो कितना परसेंट हो जाती है? तो 0.65% हो जाती है ये, और ये होती है 5,188 स्क्वायर किलोमीटर के।
एडिशनल क्वेश्चंस हैं, कितने भी क्वेश्चन फ्रेम कर ले, ये हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं, अभी सिर्फ रिवीजन आपका है। अब सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला जो राज्य है वो कौन सा है, भारत का ऐसा कौन सा दो। अब क्वेश्चन ऐसे बनेगा, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है, तो इसको आप याद रखेंगे, ये है मिजोरम। मिजोरम जो है भारत में सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य है, 85.41% वनावरण है इसमें। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश में 79.6% वनावरण है। तीसरे नंबर पर मेघालय है, 3 याद रख सकते हैं आप, मेघालय में 76.33%। उसके बाद में मणिपुर, उसके बाद नागालैंड आते हैं, ये रैंकिंग आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये तो हो गए सर्वाधिक वनावरण, फॉरेस्ट कवर वाले हैं ये, ठीक है। अगर आपसे पूछे सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले राज्य, सर्वाधिक वन क्षेत्रफल किस राज्य में है, तो एमपी में है, यानी मध्य प्रदेश में है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में यहाँ भी सेकंड पोजीशन पर है, इससे पहले जो मैंने अभी एक लिस्ट देखी थी उसमें भी सेकंड पर ही है। तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ है, यानी ये वाले जो राज्य हैं यहाँ पर सर्वाधिक वन क्षेत्रफल है, ठीक। अब इसमें आपसे पूछ सकता है कि भारत में वन क्षेत्रफल में वृद्धि वाले शीर्ष राज्य कौन से हैं, तो कर्नाटक में सबसे ज़्यादा जो है वन क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है पिछले 2 सालों में, इसमें 1025 स्क्वायर किलोमीटर एरिया ऐड हुआ है वनों का। दूसरे नंबर पे आएगा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में 990 वर्ग किलोमीटर एरिया ऐड हुआ है। तीसरे नंबर पे आएगा केरल, ठीक है। तो ये ऐसे ऐसे याद रखें। और चौथे नंबर पे जम्मू कश्मीर, 5वें नंबर पे आएगा आपका हिमाचल प्रदेश। तो कितने भी क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं, इसका आंसर तो ये वाला रहेगा इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए ये सीरीज़ आपको पसंद आ रही है तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और ज़्यादा बोझ लग रहा है तो भी बता सकते हैं आप, क्योंकि देखिए एक्चुअल पढ़ाई ऐसे ही है, होती है, ये पैटर्न आपको फॉलो करना पड़ेगा ताकि आपसे कोई भी फैक्ट, कोई भी जानकारी, कौन सी इन्फॉर्मेशन छूटे ना एग्जाम के लिए। अब देखिए यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने, देखो फैक्ट में जो आपको दिखा रहे हैं या आपको सामने डिस्कस कर रहे हैं, आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये अपने आप में क्वेश्चंस लिखे हुए हैं डायरेक्टली, इनको सिर्फ समझाया जा रहा है आपको। अब समझिए इसको कैसे, ठीक है। ग्रीन पीस इंडिया नामक एक एनजीओ है, ठीक है, ग्रीन पीस इंडिया। अब ये एनजीओ कैसे है, देखिए एक ग्रीन पीस इंटरनेशनल, आपने नाम सुना होगा इसका, ग्रीन पीस इंटरनेशनल एक इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके 55 कंट्रियों में ऑफिसेज हैं। ऐसे ही भारत में ग्रीन पीस इंटरनेशनल का एक ऑफिस है जिसे हम ग्रीन पीस इंडिया कहते हैं। ये एक रिपोर्ट जारी की है इसने। अब आपसे पूछ सकता है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ये इसका हेडक्वार्टर है नीदरलैंड में। जो ग्रीन पीस ओरिजिनल है, जो इनका मेन हेडक्वार्टर है वो नीदरलैंड में है, एम्स्टर्डम में, ठीक है, एम्स्टर्डम में है। नीदरलैंड में कहाँ, एम्स्टर्डम में, ठीक है, एम्स्टर्डम में ये है इसका हेडक्वार्टर, याद रखेंगे। और जो ग्रीन पीस इंटरनेशनल है उसके 55 ऑफिस में एक ऑफिस इंडिया में है इसका ऑफिस। और ये इसने एक रिपोर्ट तैयार की है, इसने रिपोर्ट जो तैयार की है ग्रीन पीस इंडिया ने, उसमें भारत के 10 ऐसे शहरों को शामिल किया जो सबसे ज़्यादा प्रदूषित हैं, पॉल्यूटेड सिटीज़ हैं, इसकी लिस्ट आई है। तो ये एग्जाम में पूछा जाना डेफिनेटली आ सकता है क्वेश्चन यहाँ से, इसलिए इसको डिस्कस करेंगे। ग्रीन पीस इंडिया की 2020 की रिपोर्ट है। इसके अनुसार जो झारखंड है, झारखंड में एक झरिया जो शहर है झारखंड का, ये सबसे प्रदूषित शहर है, मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द ग्रीन पीस इंडिया रिपोर्ट। ये झरिया है, ये हम पहले भी आपको कल एक मॉक में एक टेस्ट सीरीज़ में डिस्कस कर चुके हैं इसको ऑलरेडी। और इस सूची में अगर दूसरी पोजीशन पर देखें तो ये भी झारखंड का ही धनबाद शहर है। और इस सूची में जो 10 सबसे प्रदूषित शहर हैं उसमें 6 उत्तर प्रदेश के ही हैं। ये क्वेश्चन में भी आ सकता है कि जो ग्रीन पीस इंडिया एनजीओ की रिपोर्ट है, लेटेस्ट रिपोर्ट, इसमें भारत के सबसे 10 प्रदूषित शहरों में उत्तर प्रदेश के कितने शहर शामिल किए गए, 6 हैं। अब इसमें जो सबसे कम प्रदूषित शहर है इस रिपोर्ट के अनुसार, मिजोरम का जो लेंगलुई शहर है, मिजोरम का लेंगलुई शहर सबसे कम पोल्यूटेड है। अब इसमें टॉप 10 में देख लीजिए कौन कौन है। झरिया तो पहली पोजीशन पर है झारखंड का, धनबाद सेकंड पर है, नोएडा। अब देखिए यूपी का आ गया, ये यूपी में जो है नोएडा सबसे प्रदूषित शहर है इस रिपोर्ट के अनुसार। गाजियाबाद चौथे स्थान पर है, अहमदाबाद गुजरात का अहमदाबाद जो है वो 5वें पर है, ये बरेली 6ठे पर है, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश ये जो 7वें पर है, मुरादाबाद 8वें पर है, फिरोजाबाद और ये 9वें पर है, दिल्ली 10वीं पोजीशन पर है। ये रैंकिंग टॉप 10 की आप याद रख सकते हैं, इनमें से क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है बहुत आसानी से। यूपी के 6 आपको याद रखने ही है, एज इट इज बता ही दिया गया है आपको। चलिए अगला डिस्कस करते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभ के क्रम में जो है व्यवस्थित करें और नीचे दिए कूट में से सही उत्तर चुनिए। यानी आपको ये प्रोटेक्शन एक्ट्स जो नज़र आ रहे हैं जो कि पर्यावरण से संबंधित है, इनमें से पहले एक्ट कौन सा किस क्रम में आए थे आपको बताना है।
वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, जिसे इंग्लिश में कहते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था साल 1972 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग से सेपरेटली एग्जाम में पूछ लेता है, इनके वर्ष आप याद रखिएगा। अगला है जैव विविधता अधिनियम, इसको आप बोलते हैं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, इसको बोलते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इसको बोलते हैं जैव विविधता अधिनियम को, इसको बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, ये देखिए ये तो आया था साल 1972 में, और इसकी अगर हम बात करें साल 2002 में आया था। और प्रोजेक्ट टाइगर को आप जान रहे हैं साल 1973 में आया था ये, और प्रोजेक्ट हाथी या प्रोजेक्ट एलिफेंट साल 1992 में आया था। भारत में वर्तमान में जो प्रोजेक्ट टाइगर, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आया था, इसमें अगर भारत में देखिए कितने टाइगर रिजर्व्स हैं, 50 टाइगर रिजर्व हैं भारत में प्रेजेंट मौजूदा हालत में। और जो टाइगर, आज तो हमने एशियाटिक लायन की सेंसस के बारे में बात की थी एक वीडियो में, शुरुआत में हमने जो करंट अफेयर्स का आपको वीडियोस दिख रहे होंगे 15 से 16 वीडियो होंगे, ज़्यादा ही होंगे, और जो प्लेलिस्ट बनी है उसमें पहला दूसरा वीडियो में हमने जो टाइगर की सेंसस थी उसको डिस्कस किया था, तो वो भी लेटेस्ट सेंसस है, उसमें से भी क्वेश्चन बन सकता है, आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। एक अधिनियम और आया था जिसे आप कहते हैं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट भारत का, वो साल 1986 में आया था। तो ये सारे वर्ष आपको याद रखने, एक एक्ट एग्जाम में हर साल पूछ लिया जाता है इसमें, या सारे एक साथ करके भी पूछ सकता है, इससे आपकी सारी नॉलेज टेस्ट हो जाती है। तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, इसे आप EPA बोलते हैं, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में। तो ये सारे वर्ष आपको याद रखने हैं, अब यहाँ पर आपको मैच कराने की जरूरत नहीं है। चलिए फिर भी मैच करा ही देते हैं। अगर हम बात करें इसमें ऑप्शन 20 का करेक्ट हो जाएगा पहला, क्योंकि पहला आया था 1972 में, तो ये पहले हो गया। तीसरे नंबर पे देखिए तीसरा प्रोजेक्ट टाइगर आया था 1900, प्रोजेक्ट टाइगर आया था साल 1900। नेक्स्ट देखिए 1973 में आया था प्रोजेक्ट टाइगर, और उसके बाद में आया था प्रोजेक्ट हाथी 1992 में, और सबसे लास्ट में आया था कौन सा, जैव विविधता अधिनियम 2002 में। तो इसमें पहला क्या हो गया, पहला मतलब वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में, तीसरे पे कौन है, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आया था, और चौथे की बात कर रहे हैं हम, चौथा क्या, प्रोजेक्ट हाथी 1992 में आया था, और अब लास्ट में हम बात करें किसकी, वन्य जीव जैव विविधता अधिनियम, ये 2002 में आया था, तो ये सेकंड वाला लास्ट। तो इस तरह से आप मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें देखिए भारत सरकार ने अभी हाल ही में एक सक्षम अभियान लॉन्च किया है। सक्षम अभियान, नाम याद रखिएगा, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। जो ईंधन है हमारा फ्यूल के संरक्षण के लिए, कंजर्वेशन के लिए सक्षम अभियान को लॉन्च किया गया है। जो इसमें प्राकृतिक गैस मंत्रालय है, इसमें जो पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ है, जिसे आप PCRA कहते हैं, इसने देश में जो और तेल और गैस के जो संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए इस सक्षम अभियान की शुरुआत की है। मेन हेडिंग क्यों है वो, ठीक है, किसने लॉन्च किया है, किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है, 16 जनवरी को लॉन्च किया था। 2020 का करंट अफेयर है, ये सारे के सारे 2020 के कर रहे हैं हम। और इस अभियान का जो आपको संदेश है, जो एम है, टारगेट है, वो पॉल्यूशन का सोल्यूशन। तो पॉल्यूशन का सोल्यूशन, इसको थीम भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट देखेंगे, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए प्रोजेक्ट एलिफेंट से संबंधित नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, कौन सा गलत है, रॉन्ग वाला आपको बताना है। तो अभी हमने डिस्कस किया था प्रोजेक्ट एलिफेंट को। प्रोजेक्ट एलिफेंट भारत सरकार का जो पर्यावरण और वन मंत्रालय है, इसके द्वारा साल 1992 में इसको शुरू किया गया था, जस्ट अभी देखा है हमने। तो पहला तो स्टेटमेंट ये सही है, आपको गलत वाला छांटना है। और इसमें जो है 1992 में इस प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत जो एशियाई जंगली हाथी और जो घरेलू हाथी हैं, इन दोनों को संरक्षण प्रदान करने के लिए एक तरीके से ये प्रायोजित योजना के रूप में शुरू की गई थी। तो इसमें अगर देखें, ये मानव और हाथियों के बीच में इस टकराव की समस्या पर काम करता है, ये बिल्कुल सही है। यानी जो मानव द्वारा हाथियों का एक तरीके से शिकार या फिर उनकी जनसंख्या में कमी या फिर उनको क्षति है, उसके बीच की टकराव की समस्या इसको कम करता है। ये केवल जंगली हाथियों के कल्याण पर केंद्रित है, ये गलत हो गया, क्योंकि ये जंगली हाथियों के साथ साथ जो घरेलू हाथी हैं उनको भी प्रोटेक्शन प्रदान कर रहा था। तो इसमें गलत वाला ही छांटना, ये गलत है। और केंद्र द्वारा प्रायोजित एक योजना थी, इसके रूप में इसको शुरू किया गया था। तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा एक पारिस्थितिकी संतुलन यानी इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखने में मदद नहीं करता है। नहीं करता वाला आपको ढूंढना है। तो देखिए इकोलॉजिकल बैलेंस क्या होता है, आप जानते हैं, जो पारिस्थितिकी संतुलन है, किसी भी एक निकाय में, किसी भी क्षेत्र में, मान लीजिए पेड़ पौधे जंगल हैं। अब जंगल हैं, जाहिर सी बात है, जब बहुत ज़्यादा क्षेत्र में जंगल होते हैं तो वहाँ पर क्या है, बहुत सारे पशु पक्षी, बहुत सारे जीव, कीटाणु विषाणु, सारी चीज़ अवेलेबल होंगी एक जंगल के अंदर। तो जंगल के अंदर जो जानवर हैं वो
और जो पेड़ पौधे हैं एक दूसरे पर एक तरीके से आश्रित हैं, एक दूसरे जानवर पे, एक जानवर दूसरे जानवर पर आश्रित है, जैसे हमने फूड चेन में डिस्कस किया था। बहुत सारी चीज़ें हमने इन्वायरमेंट के कोर्स में सब डिस्कस कर चुके हैं। तो ये सब इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करके चलते हैं। अगर आप इन वनों को काट देते हैं, सपोज करिए जंगलों को ही काट दिया, तो ये जो प्राकृतिक आवास इन जानवरों के हैं, ये जंगल क्या होते हैं, प्राकृतिक आवास, नेचुरल हैबिटेट होते हैं इन जानवरों के रहने के लिए, प्राकृतिक निवास, प्राकृतिक घर हैं इनके। अगर आप इन जंगलों को ही खत्म कर देंगे तो ये कहाँ जाएंगे? इनका सर्वाइवल, इनका जो रहन सहन है वो केवल जंगलों में ही एग्जिस्ट करता है। अगर ये बाहर आएंगे तो जाहिर सी बात है बाहर इनको इतना भोजन, इतना फूड अवेलेबल नहीं होगा और ये धीरे धीरे इनकी संख्या इन जानवरों की कम होने लगी, तो इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो सिस्टम बिगड़ जाएगा। तो वो हेल्प नहीं करेगा वनों को काटना। तो वनों को काटना जो है ये इकोलॉजिकल संतुलन या इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखने में मदद नहीं करता है। वनों को काट, अगर वन आरोपण, आप वृक्ष लगाते हैं, जंगल के जंगल बना लीजिए, वहाँ पर आप देखेंगे अलग से कहीं कहीं से भी जानवर आके, पशु पक्षी आकर उसमें रहने लगेंगे और एक तरीके से फिर इकोसिस्टम तैयार हो जाएगा। वर्षा जल प्रबंधन भी हेल्प करता है इसको बनाने में, जैव मंडल भंडार भी इसको हेल्प करता है। जो हेल्प नहीं करता है वो वनों को काटना है। ऑप्शन ए सही आंसर है। सवाल नंबर नेक्स्ट है, इंटरनेशनल टाइगर डे या अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस विश्व भर में 29 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन बी, ये आप जानते हैं। इसी दिन 29 जुलाई 2019 को जो है इस दिन जो है भारत के प्रधानमंत्री ने एक रिपोर्ट जारी की थी, जो बाघों की संख्या पर वो रिपोर्ट थी। उसमें बताया गया है कि नए आंकड़ों के अनुसार देश में बाघों की संख्या, इस पर हम अलग से एक वीडियो कर चुके हैं ऑलरेडी, आप वहां से देख लीजिएगा। अभी भारत में बाघों की संख्या 2000, यानी टाइगर्स की संख्या हमारे देश में कितनी है? 2967 है। अब इस दिन जो है, इससे पहली जो रिपोर्ट थी एक्चुअली 2018, ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2018 के अकॉर्डिंग 2019 में ये रिपोर्ट आई है। इसके अनुसार भारत में 2967 जो बाघ हैं संख्या पहुंच गई है। और इससे पहले 2014 में जो सेंसस हुई थी तो उसके मुकाबले में 741 बाघों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। तो ये बढ़ोतरी होने के बाद में लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार इतने टाइगर भारत में हैं भी, आप ये याद रखेंगे। अब नेक्स्ट चलेंगे, चलिए अब एडिशनल करंट अफेयर्स आपके लिए डिस्कस कर लेते हैं जो कि इन्वायरमेंट के हैं। आपने एक संस्था का नाम बार बार सुना होगा, हमने डिस्कस किया, आपने पढ़ा भी है पहले से ही। इसको बोलते हैं इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर या अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ होता है। और इसकी स्थापना साल 1948 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर आप जानते हैं ग्लैंड में है। ग्लैंड कहाँ पर है? ये स्विट्ज़रलैंड में है। ग्लैंड मतलब स्विट्ज़रलैंड में स्थित है ये। तो IUCN का काम क्या होता है? जो पूरे विश्व भर में जो प्रकृति के संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग जो है सही तरीके से करने के लिए, उनके संरक्षण के लिए ये काम करती है IUCN। तो IUCN एक लिस्ट जारी करती है दुनिया के लिए, जिसे हम लाल सूची या रेड लिस्ट कहते हैं। तो लाल सूची कौन जारी करता है? IUCN। इस सूची में जो पौधे होते हैं, पौधे और जानवरों की जो प्रजातियां हैं, उनकी जो वैश्विक संरक्षण की क्या स्थिति है, यानी सभी देशों में पौधों और जानवरों की जो प्रजातियां हैं, अलग अलग पौधों की प्रजाति, अलग जानवरों की प्रजाति, इन सबको अगर वर्ल्ड वाइड देखें किस देश में कितना संरक्षण है या किस देश में कहाँ से लुप्त होने वाली है, क्या कितने खतरे में है, वो सब इस रेड लिस्ट में शामिल करती है IUCN। अब एक CMS का नाम है। CMS का मतलब है या फुल फॉर्म है कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पेसीज, जैसे आपको यहाँ लिखा हुआ मिल रहा है, ये है CMS का मतलब है कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पेसीज। तो ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम आपने सुना है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे आप CMS कह रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पेसीज। इस कन्वेंशन को हम बॉन कन्वेंशन भी कहते हैं, बॉन कन्वेंशन के नाम से भी इसको जानते हैं। और ये CMS का जो उद्देश्य है, जो स्थल पर रहने वाले जानवर, समुद्र में रहने वाले हैं, जो उड़ने वाले, जो प्रवासी जीव जंतु हैं, उनके संरक्षण के लिए वर्क करती है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। इसी के लिए भारत में लेटेस्ट हुआ है, ये गुजरात में गांधीनगर में आयोजित हुआ है प्रवासी प्रजातियों पर संयुक्त राष्ट्र का COP13 सम्मेलन। ठीक है, तो भारत में 17 से 22 फरवरी के बीच में, भारत में भी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ? गुजरात में। कहाँ पर? गांधीनगर में। इसमें आयोजित हुआ है प्रवासी प्रजातियों के लिए, या प्रवासी प्रजातियों पर। किसकी प्रवासी प्रजातियां? जो जीव जंतु हैं और जो पक्षी हैं, पशु पक्षी, इन पर जो सम्मेलन होता है
वो इसमें 13th संयुक्त राष्ट्र प्रवासी पक्षी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन हुआ है, 13वें नंबर का है, 13 2020 में हुआ है, लेटेस्ट है बिल्कुल। इसका संक्षिप्त नाम ऐसे पूछता है, CMS स्कोप 13 का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है आपसे, तो इसको फुल फॉर्म रहेगा 13 कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टी। स्कोप का मतलब वही रहेगा जो भी हमने देखा है, ऑफ द कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पेसीज। तो CMS का फुल फॉर्म इतना ही रहेगा, इसको आप यहाँ ऐड कर सकते हैं, स्पेशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। ठीक है, तो CMS जो है ये जो है थलीय, समुद्री और उड़ने वाले प्रवासी जीव जंतुओं का संरक्षण करती है, ये आपको याद रखना। इसमें 3 प्रजातियां अभी जो है हाल फिलहाल में बताई गई हैं। अब इस वाली कन्वेंशन में बात हुई थी एशियाटिक हाथी, जो भारत के हाथी, इनके एशियाटिक हाथी हैं, ये एशियाटिक एलिफेंट है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और बंगाल का जो फ्लोरिकन है, इन तीनों को CMS स्कोप 13 में लुप्त प्राय प्रवासी के रूप में जो है घोषित, तो ये पहले से ही है, लेकिन आप याद रखेंगे क्योंकि इन तीनों का जिक्र किया गया है इस वाली कोप में, तो इनको याद रखेंगे कि ये क्या है IUCN के अकॉर्डिंग भी, और इनके अकॉर्डिंग भी क्या है, ये एक लुप्त प्राय प्रजाति है। IUCN के अनुसार जो बंगाल का फ्लोरिकन है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, इन दोनों को जो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज़ में शामिल किया जाता है, यानी लुप्त प्राय प्रजाति जो रेड लिस्ट आती है उसमें लिस्ट में एक थीम है, थीम क्या कहेंगे, एक लिस्ट में जो एक आप कह सकते हैं लिस्टिंग करते वक्त जैसे आप अलग अलग नाम दे सकते हैं, पहली लिस्ट में ये वाले, दूसरी लिस्ट में ये वाले, तीसरी लिस्ट में, तो एक ऐसी लिस्ट है क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज़ की कैटेगरी कह सकते हैं आप इसको, इसमें इसको शामिल किया गया है। नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट देखिए, भारत का वन्य जीव संस्थान कहाँ पर स्थित है, भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ पर स्थित है। अभी हमने देखा था जो 5 अधिनियम देखे, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो आया था 1972 में, वन संरक्षण अधिनियम, इसको भी ऐड कर लीजिएगा, वन संरक्षण अधिनियम, वन्य जीवन या वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का था, वन संरक्षण अधिनियम 1980 का था, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का था, जैव विविधता अधिनियम 2002 का था, एक अधिनियम और याद करिएगा, जल प्रदूषण या जल प्रदूषण निवारण अधिनियम 1974। ठीक है, ये एज इट इज़ याद रखने हैं। अब भारत में जो है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जब 1972 में आया था, उसके तहत ही राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थापना की गई थी 2003 में। ये आया था देखिए राष्ट्रीय, हम वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो 1972 में आया था, अभी डिस्कस किया हमने, उसी के तहत राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थापना 2003 में की गई। और ये जो भारत में वन्य जीवन से जुड़े हुए जितने भी मामले हैं उनके लिए सबसे ऊंची अथॉरिटी है कौन सी, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड। और ये क्या करता है, जो अभ्यारण्य होते हैं, जो नेशनल पार्क होते हैं, उनके आसपास की जितनी भी परियोजनाएं होती हैं उनकी समीक्षा करता है ये। और राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। अब ऐसे ही अगर आपसे पूछ ले भारतीय वन्यजीव संस्थान की बात कर रहा है, इसको बोलते हैं वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, WII, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ये भारतीय वन्यजीव संस्थान केंद्रीय पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वतंत्र बॉडी है जिसकी स्थापना साल 1982 में की गई थी, साल 1982 में। ईयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन चौथा मिस किया है हमने, वो क्वेश्चन यही था। ठीक है, अब ये कहाँ पर है, देहरादून में है। देहरादून कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। देहरादून में भी अगर आपसे एग्जैक्ट लोकेशन पूछे तो ये आप याद रखेंगे चंद्रबनी में स्थित है। देहरादून में चंद्रबनी में स्थित उत्तराखंड में है ये भारत वन्यजीव संस्थान या वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। अब ये संस्थान क्या करता है, जो लुप्त प्राय जीव हैं, जैव विविधता है, वन्यजीव की नीति है, जैव विकास है, जलवायु परिवर्तन, इन क्षेत्रों के लिए शोध के यानी रिसर्च के कार्य करता है। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप समझ पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलेंगे। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, विश्व वन्यजीव दिवस, इसको आप बोलते हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। वन्यजीव का मतलब वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। ये कब मनाया जाता है, इसको आप जान रहे हैं, ये 3 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। अगर आपसे पूछे विश्व वन्यजीव दिवस 2020 जो सेलिब्रेट किया गया है, देखिए सारे दिवस जो सेलिब्रेट किए जाते हैं ये किस लिए किए जाते हैं, ये जागरूकता फैलाने के लिए किए जाते हैं। ठीक है, वन्यजीव और वनस्पतियों पर जो है जागरूकता फैलाने के लिए होते हैं ये। अब 2020 के लिए इसका थीम अगर आपसे पूछे तो इसका थीम भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थीम हिंदी और इंग्लिश में पूछ सकता है, दोनों में से। तो धरती पर सभी जीवों का संरक्षण, ये इसका थीम है 2020 का, धरती पर सभी जीवों का संरक्षण, याद रखेंगे, सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ 2020 का ये थीम रहा है। और 2020 को आप जानते हैं पर्यावरण दिवस के अवसर पर उसको जैव विविधता का वर्ष माना गया है। 2020 को जैव विविधता का वर्ष माना गया है। अब 2020 के लिए वन्यजीव दिवस की थीम धरती पर सभी जीवों का संरक्षण, याद रखिएगा, सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ, ये इसका थीम है 2020 का। नेक्स्ट
कुछ और फैक्ट भी हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं 2020 के करंट अफेयर्स। तो इस थीम पर आप ये थीम याद रखनी है। अब है वर्ल्ड वेटलैंड डे, विश्व आर्द्र भूमि दिवस। ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए क्योंकि जुड़े हुए हैं किससे, पर्यावरण से, तो ये याद रखने ज़रूरी है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने अभी घोषणा की थी जो अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका में पहली बार जो है 20.75 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ है। आप जानते हैं ये क्या है, अर्थ है हमारी, अर्थ पे ये इसका नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल है। अर्थ के जो साउथ पोल है यहीं पर क्या है, अंटार्कटिका वाला क्षेत्र है। ये अंटार्कटिका वाला जो क्षेत्र है ये कॉन्टिनेंट ऐसा है भारत का महाद्वीप जहाँ केवल और केवल बर्फ़ है। बर्फ़ रहेगी तो जाहिर सी बात है यहाँ का टेम्परेचर बहुत ही कम होगा। लेकिन वर्ष अब यहाँ आप देखेंगे जब ये घोषणा हुई है तो 20.75 डिग्री सेल्सियस तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया अंटार्कटिका में विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा। इतिहास में अंटार्कटिका में ये सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया है। इससे पहले तापमान ये भी काफ़ी वर्ष पहले ही, ये देख लीजिए 1982 में दर्ज किया गया था, लेकिन वो इससे कम था, 18.3 डिग्री तापमान था। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, नेपाल एवं भारत में वन्यजीव संरक्षण प्रयासों के रूप में सेव नामक एक नया संगठन प्रारंभ किया गया है। इस सेव का उद्देश्य क्या है, किस चीज़ का संरक्षण करने के लिए? ये क्वेश्चन आपके लिए, ये आपने पढ़ा हो सकता है पहले, नया भी हो सकता है। तो आपने एक क्वेश्चन को डिस्कस किया था गिद्धों के बारे में, वल्चर्स के बारे में। तो गिद्धों की संख्या में जो एक तरीके से गिरावट आई थी उसका प्रमुख कारण बताई जाती है एक दवा जिसका नाम है डिक्लोफिनेक, या डाइक्लोफिनेक जिसे कहते हैं आप, जो पशुओं के शवों को खाते समय गिद्धों के शरीर में पहुंच जाती है। और जो पशु चिकित्सक होते हैं उनके प्रयोग में की जाने वाली ये दवा बहुत फ्रीक्वेंट थी, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती थी। इसको बाद में बैन किया गया 2008 में। तो इसका प्रयोग जो किया जाता था पशुओं में, जैसे बुखार या सूजन, स्वेलिंग वगैरह इस तरह की समस्या से निपटने के लिए पशुओं को दी जाने वाली जो डाइक्लोफिनेक थी उसको दिया जाता था। उसकी वजह से ही जो है उसको डाइक्लोफिनेक दवा को इस्तेमाल किए गए जानवर जब मर जाते हैं तो उन मरे हुए जानवरों को जब ये गिद्ध खाते हैं तो इनकी डाइक्लोफिनेक दवा की संचय उनके शरीर में जो है ये एज इट इज़ पड़ा रहता था, जिसकी वजह से जब ये गिद्ध इनके मांस को खाते थे मरे हुए जानवरों के, तो इन गिद्धों की जो किडनी थी, जो गुर्दे थे इनकी काम करना बंद कर देते थे और जिससे इनकी मौत हो जाती थी। अब इसी चीज़ को सेव करने के लिए इस दवा को भी बैन किया गया। और भारत में जो ब्रीडिंग है इनकी, एक तरीके से गिद्धों के संरक्षण के लिए और उनके प्रजनन के लिए केंद्र भी बनाए गए अलग से। तो ये कहाँ पर है, गिद्ध एवं प्रजनन केंद्र, ये कहाँ पर है, हरियाणा में है। हरियाणा वन विभाग और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी का एक संयुक्त कार्यक्रम है जिसे आप कहते हैं क्या, देखिए जो गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र यानी वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर, वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर कहाँ पर है, ये हरियाणा में है। इसका याद रखेंगे आप। तो इन गिद्धों को देखते हुए एशिया से समाप्त हो रहे गिद्धों के संरक्षण के लिए एक सेव नाम का कार्यक्रम चलाया गया। इस सेव की फुल फॉर्म आपसे पूछता है एग्जाम में, सेविंग एशियाज वल्चर फ्रॉम एक्सटिंक्शन, ठीक है, इसको याद रखेंगे, सेविंग एशियाज वल्चर फ्रॉम एक्सटिंक्शन, ठीक है। इस कार्यक्रम के तहत जो अभी हमने डिस्कस किया 2006 में हरियाणा वन विभाग और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री के बीच में एक समझौता हुआ था जो गिद्धों के संरक्षण के लिए बनाया गया था। तो इसके तहत हरियाणा के पिंजौर में जो गिद्ध प्रजनन केंद्र है उसकी स्थापना की गई है। तो ये किससे संबंधित है, ये वल्चर के संरक्षण से, कंजर्वेशन ऑफ वल्चर या गिद्धों के संरक्षण से, उनके प्रजनन से ये सेव संबंधित है, ऐसे याद रखना है। नेक्स्ट, अब इसका नया करंट अफेयर्स देखते हैं यहाँ। तो सी ग्रेटा थनबर्गे हैं, नीदरलैंड के वैज्ञानिक हैं। नीदरलैंड के वैज्ञानिकों ने घोंगा, आप जानते हैं घोंगा की एक प्रजाति का नाम स्वीडन की जलवायु कार्यकर्ता हैं ग्रेट थनबर्गो, इनके नाम पर रखा है। इसका नाम हो जाएगा अब इस घोंगे का क्रेस्पिडोट्रोपिस ग्रेटा थनबर्गो, ये याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आपसे ये पूछ सकता है कि ग्रेट थनबर्गो क्या है, ये क्रेस्पिडोट्रोपिस ग्रेटा थनबर्गो क्या है, एक घोंगे की प्रजाति का नाम है जो कि सी ग्रेटा थनबर्गो, जो कि स्वीडन की जलवायु कार्यकर्ता है, इनके नाम पर दिया गया है। अब है C3S या ट्रिपल सी एस, इसका मतलब है कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस, और एक था CAMS, इसको कोपरनिकस एटमॉस्फेयर मॉनिटरिंग सर्विस। इसने पुष्टि की है जो ओजोन परत है उसका छिद्र जो है खुद ही ठीक हो गया है। और ये कहाँ पर, आप जानते हैं ओजोन परत जो है ये कहाँ पर पाई जाती है, समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, जो हमारी या पृथ्वी की जो है पराबैंगनी किरणें, जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आती है सूर्य से, उससे पृथ्वी की रक्षा करती है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है। नेक्स्ट चलेंगे,
सवाल नंबर अगला, यद्यपि भारत की मानव जनसंख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, यानी जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो रही है, तो पक्षियों की जनसंख्या जो तेजी से घट रही है, इसकी वजह क्या है? तो इसमें आपको बताना है। देखिए इसमें पहला, देखिए अगर इसको पहले की बात करें, शिकारियों की संख्या में असाधारण वृद्धि हुई है। इसको तो नहीं कह सकते, शिकारी चाहे कितने भी बढ़ जाएं, अगर शिकारी बढ़ रहे हैं तो जंगलों के आसपास वाली एरिया में सरकार अगर बैन कर दे, प्रतिबंध कर दे यहाँ शिकार करना या फिर खेती भी करना इसके आसपास के एरिया में, तो ये सब रोका जा सकता है। तो इसको एक तो रीज़न नहीं हो सकता है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट है जैविक कीटनाशक तथा जैविक उर्वरकों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल। तो बायो फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करने से तो ऐसा नहीं होता है कि इनको हानि पहुंचेगी पक्षियों की, बल्कि एक इको फ्रेंडली होते हैं। तो ये पहला भी नहीं है, दूसरा भी नहीं है, ठीक है। अब है पक्षियों के वास स्थल, जो उनके नेचुरल हैबिटेट है, जो प्राकृतिक उनके आवास हैं, इनमें बड़े पैमाने पर कटौती करने पर। देखिए भी हमने डिस्कस किया था पिछले कुछ क्वेश्चन में कि जो जंगल होते हैं, जंगल में जीव जंतु पशु पक्षी सब रहते हैं, अगर वो उनके प्राकृतिक घर हैं, आप उनके घर को ही उजाड़ देंगे तो पक्षी कहाँ जाएंगे? कुछ दिन बाद खुद ही मरने लगेंगे ये धीरे धीरे, शहरों की तरफ आएंगे। शहरों में क्या है भाई, आपके घरों में तो आकर नहीं रह सकते सारे के सारे पक्षी, पेड़ों पर ही रहेंगे, और शहरों में पेड़ों की संख्या, जंगलों की संख्या आप जानते हैं कम हो ही रही है। तो पक्षियों के आवास स्थल में कमी होने पर जो है, ये क्या पक्षियों के वास स्थलों में बड़े पैमाने पर कटौती हुई है, इसकी वजह से जो पक्षियों की जनसंख्या वो घट रही है, ये माना जाएगा। कीटनाशक जो रासायनिक उर्वरक हैं और मच्छरों को भगाने वाली दवा का बड़े पैमाने पर, जो पेस्टिसाइड्स वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है, कीटनाशकों का जो इस्तेमाल किया जाता है, ये भी एक तरीके से दुष्प्रभाव से इन पक्षियों की मृत्यु होती है। तो ये तीसरा और चौथा ये मेन वजह है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 एंड 4। नेक्स्ट देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित में से कौन सा नगर जो है वृक्षारोपण में विशिष्टता रखता है? वृक्षारोपण में विशिष्टता रखने वाला आपको बताना है कौन सी प्लेस, कौन सा नगर है। तो वालपारे, वालपारे या वालपराई, ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कहाँ पर है? कोयम्बटूर जिले में है। तो तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले में एक तरीके से पर्वतीय पर्यटन स्थल है ये वालपराई। इसे 7वां स्वर्ग कहा जाता है। यहाँ पर जो एक्चुअली यहाँ पर जो हरियाली है, हरे भरे पहाड़ जंगलों से समृद्ध है ये जगह, इसलिए इसको हरे भरे पहाड़ और खूबसूरत जंगलों की जो वहाँ पर अधिकता है, इसकी वजह से इसको 7वां स्वर्ग भी कहा जाता है। और ये क्या है? वालपराई। तो वृक्षारोपण यानी वृक्षों की संख्या यहाँ पर अधिक है, ज़्यादा है, तो ये वालपराई आंसर है। नेक्स्ट देखिए, सामाजिक वानिकी में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वृक्षों का रोपण है ये लगाया जाना या फिर रोपण को प्रोत्साहित किया जाता है? देखिए सामाजिक वानिकी की अगर हम बात करें, समाज के लिए समाज द्वारा अगर हम भूमि पर वन लगाते हैं, ज़मीनों पर हम वन लगाते हैं, ठीक है, सोशल वेलफेयर के लिए, तो ये सामाजिक वानिकी में आता है। तो आप किस तरह के पौधे वहाँ पर लगाना पसंद करेंगे? एक तो जो आपको इससे क्या होगा, जो बाई प्रोडक्ट क्या क्या मिलेगा, एक तो हरियाली मिलेगी, छाँव मिलेगी, ठीक है, ये सब बाई प्रोडक्ट हैं। ये हरियाली के क्षेत्र में विस्तार होगा, जो हमारा एक एम है 33% का, जो भारत के भौगोलिक क्षेत्र पर वन हमें लगाने हैं इतने, इसके गोल तक हम पहुंच सकेंगे। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में हेल्प करेगा ये पेड़ों को लगाना, अगर आप इस तरह से इसमें सामाजिक वानिकी में जाते हैं। और अगर इस पेड़, मान ली पेड़ की एज हो रही है, पेड़ बाद में डेड हो जा रहा है, तो उसके बाद मरने के बाद उसकी लकड़ी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, या पहले ही उसका लकड़ी का इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे आप जान रहे हैं कागज़ और लुगदी बनाने में भी इस्तेमाल करते हैं, माचिस उद्योग में भी इस्तेमाल करते हैं इन वृक्षों का, है ना। तो ये सब क्या है, एक इस तरह से सामाजिक वानिकी के लिए जो पेड़ होंगे वो बहुउद्देश्य वाले होने चाहिए, ठीक है। मल्टीपर्पज़ हम ऐसे पौधे लगाए जाएं, उनका हम कई उद्योगों में उनका हम कार्य ले सकें। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, उसी क्वेश्चन को अभी हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सी ड्रग है जो गिद्धों की समष्टि में ह्रास के लिए उत्तरदायी है? जो गिद्धों की संख्या में कमी आई है उसके लिए कौन है? डाइक्लोफिनिक या डिक्लोफिनिक सोडियम है, ये आप जान रहे हैं, दर्द निवारक है ये पशुओं के लिए। सवाल नंबर अगला है, किसी भी जाति को एक्सटिंक्ट या लुप्त कब कहा जा सकता है अगर उसको नहीं देखा गया? तो एरिया पे, किसी भी पृथ्वी पर किसी एरिया पर अगर कोई प्रजाति, किसी भी जाति को लुप्त तब कहा जाता है जब वो 50 वर्षों से अपने आवास में ना देखी गई हो। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, 50 ईयर्स। नेक्स्ट देखिए, इबोनी और महोगनी ये वृक्ष किससे संबंधित है? इसको हमने डिस्कस किया था। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों में ये वृक्ष पाए जाते हैं, जिसमें रबड़ का पेड़ है, सिंकोना है, महोगनी है, इबोनी जिसे आप आबुनस भी कहते हैं, नारियल है, साल का वृक्ष है ना। तो ये बहुत सारे हैं, ताड़ का वृक्ष है, बांस है। तो ये वृक्ष जो है ज़्यादा वर्षा के कारण ये सदाबहार होते हैं। जो वृक्षों में सूर्य का प्रकाश प्राप्त करने की होड़ में, जब सूर्य का प्रकाश, इतने घने होते हैं ये जंगल, सूर्य का प्रकाश इनमें एंटर ही नहीं कर पाता है। तो ये सूर्य के प्रकाश तक पहुंचने के लिए हमने डिस्कस किया था इसको,
पहुंचने के लिए अपनी ऊंचाई, एक तरीके से इनकी ऊंचाई 40 से 60 मीटर तक बढ़ जाती है। तो इसको याद रखेंगे, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है ये। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा जो सुंदरवन का डेल्टा है ये भारत और बांग्लादेश में फैला हुआ है। विश्व में बाघों का एकमात्र मैंग्रोव निवास है ये। तो मैंग्रोव निवास अगर भारत में यहाँ बाघ रहते हैं, पश्चिम बंगाल वन विभाग का जो एक नया आंकड़ा आया है, इसमें बाघों की संख्या कहाँ पर, इस वाले एरिया में, खाली सुंदरवन डेल्टा में पहले बाघों की संख्या 88 थी, अभी 96 हो गई है। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। वैसे तो 2967 है भारत में कुल बाघों की संख्या, लेकिन जो अगर आप बात करें सुंदरवन की डेल्टा में तो 96 अभी है फिलहाल। सवाल नंबर नेक्स्ट है, वनों की कटाई पर बैन लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? तो देखिए ये है नॉर्वे। नॉर्वे जो है वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश बना है। और यहाँ देखिए इसने जो अपना देश है ये नॉर्वे, इसने अपने पोल्यूशन से बचाने के लिए सब किया है। नॉर्वे को ही जो है अर्धरात्रि का देश भी कहते हैं। एडिशनल नेक्स्ट करंट अफेयर और है यहाँ 21 मई 2020 को केंद्रीय प्रकाश मंत्री जावड़ेकर ने जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो राज्यों के मुख्यमंत्री से, कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री से बात की। इसमें पश्चिमी घाट को जो है पारिस्थितिकी रूप से संरक्षित क्षेत्र, इकोलॉजिकल सेंसिटिव क्षेत्र के रूप में घोषित करने पर या इस मामले में बात करने पर चर्चा हुई थी। इस सम्मेलन में भाग लेने वाले राज्य कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, जिसमें ये पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट फैला हुआ है। तो भारत सरकार ने डॉक्टर कस्तूरी रंगन के तहत एक उच्च स्तरीय कार्य समूह का गठन किया। इस समिति में जो है ऐसे क्षेत्रों की पहचान की जाएगी जो पारिस्थितिकी रूप से संरक्षित क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों को कहने का मतलब एक्चुअली किसी भी क्षेत्र को इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया तब घोषित करते हैं। घोषित करने का मतलब ये होता है वहाँ पर खनन कार्य, थर्मल प्लांट, उत्खनन कार्य, निर्माण उद्योग वहाँ पर नहीं लगाए जा सकते हैं। तो ऐसे ही एरिया की पहचान की गई है पश्चिमी घाट में। नेक्स्ट चलेंगे, एक अभी हमने देखा था द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, एक विलुप्त प्राय पक्षी है ये। तो भारत के किस राज्य में ज़्यादा पाया जाता है? तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो पाया जाता है वो कर्नाटक में ज़्यादा मिलता है। कर्नाटक के अलावा गुजरात, महाराष्ट्र और ये आंध्र में भी मिलता है। अगर हम बात करें साइलेंट वैली परियोजना की, साइलेंट वैली परियोजना किससे संबंधित है? तो साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क ये केरल में स्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है इसका। नेक्स्ट सवाल देखिए, अगला सवाल है जीवाश्म नेशनल पार्क, इसको फॉसिल नेशनल पार्क भी कहते हैं। फॉसिल नेशनल पार्क कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है ये नेशनल पार्क। फॉसिल नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है ये। इसको राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान भी कहा जाता है और ये मध्य प्रदेश का जो ढिंडोरी है, ढिंडोरी में है। नेक्स्ट देखें, देखिए एक तरीके से कंप्लीट वीडियो बनाने की कोशिश की है जो करंट अफेयर्स पर आधारित है 2020 के इन्वायरमेंट के। ठीक है, स्टैटिक क्वेश्चंस भी लिए हैं हमने ताकि आपको पूरी जानकारी रहे, कनेक्ट रहें। तो वीडियो लंबा हो रहा है, इसमें आप जो है परेशान होने की जरूरत नहीं है। 2 मार्च 2020 को भारत ने राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य है ये, इसको इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है। इस अभ्यारण्य में जो गंगा डॉल्फिन है और जो घड़ियाल हैं एक तरीके से लुप्त प्राय पाए जाते हैं इसमें। और चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ। सवाल नंबर अगला है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सी सुमेलित नहीं है? इन्वायरमेंट के कोर्स में ये सारी चीज़ें करवाई जा चुकी हैं, जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हो सकते हैं सब आपको पढ़ाए जा चुके हैं। आप सिर्फ रिवीजन के लिए क्वेश्चंस लिए हमने। जैसे बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है, ये कहाँ पर है? कर्नाटक में है, ऑलरेडी मैच्ड है। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य ये कहाँ पर है? असम के अंदर है। पेरियार आप जानते हैं केरल में है। और सिमलीपाल की बात करें, सिमलीपाल मध्य प्रदेश में नहीं है, ये कहाँ पर है? ओडिशा में है, ये ओडिशा में है। तो इसको याद रखेंगे, ये मैच नहीं है। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्ववासन या स्वस्थानीय इन सीटू कंजर्वेशन रणनीति का उदाहरण नहीं है? देखिए दो तरीके, जो जीव जंतु और जो वनस्पतियां होती हैं उनको संरक्षण देने के लिए दो तरीके हमारे पास होते हैं। कौन कौन से, ये हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, फिर से हम आपको बता देते हैं। एक होता है इन सीटू और एक होता है एक्स सीटू। इन सीटू को हिंदी में बोलते हैं स्वस्थाने या स्ववासन और इसको बोलते हैं बाह्य स्थाने। इन सीटू में जो जानवर होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, जीव जंतु और वनस्पतियों को अगर हम उनके प्राकृतिक आवास का क्या मतलब होता है? जो जीव जंतु, जो जानवर, जो पशु पक्षी जिस जगह पर रह रहे हैं, जिस जंगल में रह रहे हैं, वो उनका प्राकृतिक आवास कहलाता है। अगर हम उन जानवरों को, जीव जंतुओं को, पशु पक्षियों को, वनस्पतियों को हम जो है उन्हीं के प्राकृतिक आवास यानी उनके जंगलों में ही अगर संरक्षण प्रोवाइड करा देते हैं तो वो इन सीटू कंजर्वेशन कहलाता है या स्वस्थानीय संरक्षण। बाह्य स्थानीय या एक्स सीटू कहने का मतलब ये होता है कि जहाँ पर अगर इन जंतुओं को, अगर ये जंतु अगर अपने प्राकृतिक आवास में सुरक्षित नहीं है, वहाँ से उठा करके आप किसी दूसरी जगह पर ले गए, जैसे जू होते हैं, जू मतलब चिड़ियाघर होते हैं, ठीक है, बोटेनिकल गार्डन्स होते हैं। बोटेनिकल गार्डन क्या करते हैं, हम दूसरी जगह से जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी नस्लों को उठाकर अलग से लगाते हैं, बोटेनिकल गार्डन्स, ठीक है। तो वो क्या आर्टिफिशियल एक तरीके से वो बाह्य स्थानीय में आता है। तो इसमें अगर हम बात करें इन सीटू की, तो स्वस्थानीय संरक्षण के अंतर्गत जो देश में हमारे राष्ट्रीय उद्यान होते हैं, नेशनल पार्क जंगलों उन्हीं जगहों पर बनाए जाते हैं
जहाँ पर उनको जीव जंतु को प्राकृतिक आवास पर सुरक्षा प्रदान की जा सके। तो नेचुरल हैबिटेट ही होते हैं राष्ट्रीय उद्यान भी, जो अभ्यारण्य यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो होती हैं, और आरक्षित जो जैव मंडल होते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं, जो पवित्र उपवन भी होते हैं, ये सब इन सीटू में आते हैं, स्वस्थाने में आते हैं। अब एक्स सीटू में क्या क्या आते हैं? एक्स सीटू में जो बोटेनिकल गार्डन, जिन्हें आप वनस्पति उद्यान कहते हैं, वृक्ष उद्यान या जंतु उद्यान या चिड़ियाघर, ये सब एक्स सीटू में चले जाएंगे। ठीक है, तो जीन बैंक है, बीज बैंक है, ये सब एक्स सीटू में आएंगे। इन सीटू में फिर से रिपीट कर देते हैं, राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क, वन्यजीव अभ्यारण्य यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये इन सीटू में, जैव मंडल रिजर्व यानी बायोस्फीयर रिजर्व, ये कहाँ सब किस में आएंगे? इन सीटू में। और पवित्र उपवन झीलें भी किस में आएंगी? इन सीटू में। तो इसमें ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हैं। बोटेनिकल गार्डन क्या है? ये एक्स सीटू है। नेक्स्ट चलेंगे, एक कैग की रिपोर्ट आई है 6 मार्च 2020 को। नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं, 31 मार्च 2008 को समाप्त हुए, ये 2018 है, ये 2018 को समाप्त हुए वर्ष की एक रिपोर्ट आई है। इसमें क्या कहा गया है? 2000 यहाँ देखिए 2014 से 2016 के बीच में भारत में सबसे ज़्यादा पर्यावरण के क्षेत्र में जो अपराध हुए हैं वो राजस्थान में हुए हैं। इसको क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है, आपके लिए एडिशनल है ये। नेक्स्ट देखिए, डाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अब ये पूछ सकता है डाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पर? इनकी लोकेशन पर ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, चाहे आपको सुमेलित करने के लिए बोले आपको। ठीक है, तो इसमें जो ये डाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है ये। अब इसमें जो है ये उद्यान जो हंगूल इसे कहते हैं, हंगूल का दूसरा नाम कश्मीरी स्टैग, इसका ये निवास स्थान माना जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। कुछ और एडिशनल करंट अफेयर्स आपके लिए ये रहे। तो अभी जो है गृह मंत्री अमित शाह ने वृक्षारोपण अभियान लॉन्च किया है। इन्होंने 38 जिलों में 130 से ज़्यादा स्थानों पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस योजना को शुरू किया। इस योजना के तहत जो खनन क्षेत्र है उसमें पेड़ पौधे लगाकर हरित स्थान बनाने पर ध्यान देना है। और जो केंद्रीय संस्कृति मंत्री हैं प्रहलाद सिंह पटेल, इन्होंने संकल्प पर्व नाम का एक वृक्षारोपण अभियान की घोषणा की। इसको पूछ सकता है कि संकल्प पर्व कब से कब तक मनाने का निर्णय लिया गया था? तो ये 28 जून से 12 जुलाई तक का था। संकल्प पर्व के एडिशनल फीचर है। संकल्प पर्व के तहत जो संस्कृति मंत्रालय है, इसने 5 पौधे जिसमें बरगद, आंवला, पीपल, अशोक और बेल, इनको लगाने की सिफारिश की थी। और ये 5 पेड़ आप जानते हैं ये हर्बल विरासत में शामिल हैं, भारत की, इसका प्रतिनिधित्व करते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता के संरक्षण, यानी कि जैव विविधता आप किसको बोलेंगे? बायोडाइवर्सिटी के संरक्षण की सबसे महत्वपूर्ण रणनीति है? अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, ये हैं तो सभी के सभी, लेकिन इनमें अब बड़ी इकाई कौन सी है? तो ये बायोस्फीयर रिजर्व, ये इन सब में बड़ी इकाई है। तो जैव मंडल रिजर्व या बायोस्फीयर रिजर्व ऐसे हैं जिनमें आप जेनेटिक वेरिएशंस, स्पेशीज वेरिएशंस, ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स को यहाँ पर कंसिडर करते हुए इनमें जैव विविधता का संरक्षण किया जाता है। सबसे बेस्ट सुटेबल आंसर जैव मंडल रिजर्व रहेगा। अगला देखिए, बखीरा पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? बखीरा पक्षी विहार कहाँ स्थित है वो जगह बतानी है तो यूपी में। यूपी में किस जगह पर है ये? उत्तर प्रदेश में, ये बस्ती में स्थित है बखीरा पक्षी विहार। कई बार पूछा हुआ है। तो उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में बहुत सारे पक्षी विहार हैं, बर्ड सेंचुरीज हैं, जैसे नवाबगंज पक्षी विहार, इसको जानते हैं आप, ये भी पूछा हुआ है कई बार। नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में है। बखीरा पक्षी विहार अभी आप देख रहे हैं बस्ती में, वर्तमान में आप कह सकते हैं संत कबीर नगर में। अब एक है समसपुर जो पक्षी विहार है वो रायबरेली में है। ओखला पक्षी विहार गौतम बुद्ध नगर में है, याद रखिएगा। और नेक्स्ट देखिए, अगली की तरफ चलते हैं। एक सूर सरोवर पक्षी विहार हो रहा है वो आगरा में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क, ये विश्व धरोहर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में ये शामिल है। ये कौन से राज्य में है भारत के? तो ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क हिमाचल में है। हा से हिमालय, हा से हिमाचल। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, इससे याद रख सकते हैं, हिमाचल में है ये। इसकी स्थापना साल 1984 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसको साल 2014 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया था। अगला नेक्स्ट देखिए, भारत का 16वां जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व कौन है? ये शीत मरुस्थल, ठीक है, कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, ये कहाँ पर स्थित है? तो हिमाचल, इसको देखिए हिमाचल में है स्थित, ये भी हिमाचल प्रदेश में। कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, हिमाचल में स्थित है ये। पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान, हिमाचल प्रदेश में स्थित है ये। कौन सा? शीत मरुस्थल। अगला सवाल देखिए, किस राज्य में सबसे ज़्यादा जो वन्यजीव अभ्यारण्य है, जिसमें नेशनल पार्क और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सबसे ज़्यादा किस राज्य में है भारत के? ये आप जान रहे हैं, इस क्वेश्चन का आंसर तो पहले से कर देंगे। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क अवस्थित हैं।
नेक्स्ट देखिए समुद्री राष्ट्रीय पार्क मरीन नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है ये है कच्छ की खाड़ी में, गुजरात में है। तो समुद्री राष्ट्रीय पार्क ये जो गुजरात की कच्छ की खाड़ी जामनगर में स्थित है। नेक्स्ट देखें एक पार्ट। नेक्स्ट देखिए गंगा डॉल्फिन सेंचुरी कहाँ पर स्थित है ये विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन सेंचुरी, इसका पूरा नाम है, सुल्तानगंज में है। सुल्तानगंज कहाँ पर है? ये भागलपुर में है। भागलपुर कहाँ? बिहार में है। तो ये आंसर हो जाएगा बिहार में है। अब एक सवाल और पूछता है, जो गंगा डॉल्फिन है, गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव नेशनल एक्वेटिक एनिमल कब घोषित किया गया था? आप जानते हैं भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है वो जो गैंगेटिक डॉल्फिन है उसको हम बोलते हैं। लेकिन इससे अच्छा क्वेश्चन ये बन सकता है कि केंद्र सरकार ने किस वर्ष गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया, नेशनल एक्वेटिक एनिमल घोषित किया? याद रखेंगे 5 अक्टूबर 2009 इसमें जो है इसको घोषित किया गया था गैंगेटिक डॉल्फिन को नेशनल एक्वेटिक एनिमल। अगला सवाल देखिए, भारत में कितने जैव भौगोलिक मंडलों में जो है इसकी संख्या बतानी है। तो ये बायोस्फीयर रिजर्व की बात कर रहा है। भारत में कितने जैव मंडल हैं अभी आपको बताना है। जैव मंडल रिजर्व बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं भारत के अंदर? तो ये 18 है। 18 की लिस्ट हमने अपने जो इन्वायरमेंट के PDF थे उसमें पहले से ही आपको दे दी हैं सारी की सारी चीज़ें। रिवीजन करना, देखिए कंटेंट आपके पास बहुत सारा पहुंच ही चुका है ऑलरेडी, रिवीजन करने की आपकी बारी है अब, ठीक है। तो ये 18 है। नेक्स्ट देखें, इस क्वेश्चन का जवाब आप आसानी से कर सकते हैं। एशियाटिक लायन या एशियाई शेर कहाँ तक सीमित है? ये सीमित है कौन से? गिर नेशनल पार्क, गिर नेशनल राष्ट्रीय उद्यान, इसको आप जानते हैं। एशियाटिक शेर बहुत कम संख्या में है, IUCN की रेड डेटा लिस्ट में जो है, अभी हमने इसको डिस्कस किया था, ठीक है। तो ये कहाँ पर है? गुजरात में है गिर नेशनल पार्क, यहीं पर एशियाटिक शेर की ज़्यादा पॉपुलेशन पाई जाती है। और नेक्स्ट चलेंगे, अगला इंपॉर्टेंट सवाल, भारत का वो कौन सा अभ्यारण्य जिसमें हाथियों की संख्या सबसे अधिक पाई जाती है? तो भारत में सबसे अधिक जो हाथी हैं वो पाए जाते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क में, काजीरंगा में। और ये कहाँ पर है? असम में है ये, ठीक है, असम। नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल नंबर अगला है, जंगल महल कहलाने वाला क्षेत्र कहाँ पर अवस्थित है? मेंस का क्वेश्चन है, PCS में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। तो अब यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो पश्चिम बंगाल में जो आदिवासी समूह है जिसे आप संथाल कहते हैं, संथाल लोगों के द्वारा एक बसाया हुआ घना जंगल है जिसे जंगल महल कहते हैं, और ये पश्चिम बंगाल है, या इसको जंगल टेरी के नाम से भी जानते हैं। जंगल महल या जंगल टेरी कहाँ? पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट सवाल नंबर अगला, भारत में सबसे बड़ा बाघ आवास या आप कह सकते हैं टाइगर हैबिटेट कहाँ पर है? ये ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश में। अब ये भाई जब नेचुरल हैबिटेट है तो जाहिर सी बात है वो या तो किसी नेशनल पार्क के थ्रू किया जा रहा है या उसको बायोस्फीयर रिजर्व के, ठीक है। तो इसमें नेशनल पार्क ही संबंधित होगा। भारत का सबसे बड़ा बाघ आवास कहलाता है नागार्जुन सागर वन क्षेत्र। नागार्जुन सागर वन क्षेत्र ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। यहाँ पर बाघों की सबसे ज़्यादा संख्या है, यहाँ पर बाघों का जो सबसे बड़ा बाघ आवास यही कहा जाता है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखें, अगला सवाल है, भारत के निम्नलिखित जैव मंडल रिजर्व में कौन गारो पहाड़ियों पर फैला हुआ है? तो नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान है ये, नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में है ये, तो पश्चिम गारो हिल्स में ये पड़ता है आपका। नेक्स्ट देखेंगे, सवाल नंबर अगला है, राष्ट्रीय पार्क, नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं या बायोस्फीयर रिजर्व हैं, संरक्षित क्षेत्रों का निर्धारण निम्नलिखित में से किसके आधार पर किया जाता है? डायरेक्टली मार्क कीजिएगा इस क्वेश्चन को। यहाँ पर जो जीव जंतु वनस्पतियाँ, इनकी प्रजाति समृद्धि, इनकी विविधता और प्रजाति क्षेत्र का संबंध, इनके बेसिस पर ही इनको डिवाइड किया जाता है। कोई राष्ट्रीय पार्क होगा, कौन वाइल्ड सेंचुरी होगा, कौन बायोस्फीयर रिजर्व होगा। नेक्स्ट देखिए, चलिए क्वेश्चन ये आपका लास्ट था यहाँ पर, तो ये आखिरी क्वेश्चन था। और यहाँ पर अब जो है इसको बताइएगा आपको ये पसंद आया कि नहीं आया है, ठीक है। और अगला है पर्यावरण का सेकंड पार्ट, हम तभी लाएंगे जब भी आपको पसंद आएगा या आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, ठीक है। और हमने बहुत सारी आपके लिए जो BU की टेस्ट सीरीज़ हैं, एक iraworld.in की है, वो टेस्ट सीरीज़ आप जो है लगा सकते हैं, ठीक है। और अदर भी दी हुई हैं, उनको आप प्रैक्टिस करिए। और आप देख रहे हैं यहाँ पर कितना सारा वर्क है इन वीडियोज़ के अंदर, कितनी सारी इन्फॉर्मेशन एक क्वेश्चन के साथ, कई क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। तो वीडियो पसंद आया इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा ताकि इसका नेक्स्ट पार्ट आ सके। बता दीजिएगा इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए कि नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच।